Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Prateek and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली हमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट मिली है। हाल ही में भारत सरकार की एक पैनल ने 2027 तक भारत में जितने भी डीजल पावर्ड फोर व्हीलर व्हीकल्स है इनको बैन करने का सुझाव दिया है। तो आज के वीडियो में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि पैनल्स के द्वारा जितने भी सजेशंस हमें जो प्राप्त हुए हैं क्या ये सही में प्रैक्टिकल है या नहीं है, और आने वाले फ्यूचर में आपको क्या कोई पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या जानने को मिलता है। तो भारत सरकार की एक पैनल जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा 2022 से बनाई गई थी, इसने हमें यह सजेस्ट किया है कि हमें 2027 तक सारे डीजल पावर्ड फोर व्हीलर व्हीकल्स को बैन करना जरूरी है। अब ये पैनल कब बना था, कैसे बना था, क्या इसका पर्पस था, मैं आने वाले टाइम में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों यहां पे बोला जा रहा है कि उन शहरों में जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख करीब देखने को मिलती है, उससे ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए और इसके बदले हमें यहां पे इलेक्ट्रिक या गैस फ्यूल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे बात करते आखिर ये कमिटी का नाम क्या है, क्या पर्पस है। तो सबसे पहले इस कमिटी का नाम है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी। तो आप शब्द से समझ ही गए होंगे, इस कमिटी का काम है एडवाइस देना, सजेशन देना। ये चीजें फाइनलाइज होगी या नहीं होगी ये तो कैबिनेट पे आपको छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेशन 2022 में, जैसे मैंने आपको बताया था, बट इसको करंटली हेड कौन कर रहे हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी, इनका नाम है तरुण कपूर जी। अब बात करते हैं इस कमिटी का पूरा यहां पे फोकस क्या है। सिंपल सा फोकस है, जितना हो सके क्लीन एनर्जी को, इसका जो शेयर है हमें यहां पे इंक्रीज करना है, और जितने भी इसके सोर्सेज हैं जैसे हमारा हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल है, न्यूक्लियर है, जियोथर्मल, टाइडल है, इसका हम एनर्जी मिक्सिंग में कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और यहां पे एनवायरमेंट फ्रेंडली यहां पे कैसे बना सकते हैं हम अपने व्हीकल सिस्टम को, ये करना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छा पहल है, जितना हो सके हमें यहां पे क्या करना चाहिए, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इस पैनल के द्वारा आपको कई सारे सजेशंस मिलते हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पे शहर के ट्रांसपोर्टेशन लेवल की। बोला यह जा रहा है कि 2030 तक यहां पे सिटी ट्रांसपोर्ट हमें मेट्रो ट्रेन्स और इलेक्ट्रिक बसेस के द्वारा करना चाहिए, और यहां पे कॉम्बिनेशन लेवल में करना चाहिए। और यहां पे जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस में हम यहां पे डीजल पावर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं शहरों में, जितना हो सके कम करना चाहिए, यहां पे खत्म ही कर देना चाहिए। और यहां पे यह तक बोला जा रहा है कि 2030 तक शहर में कोई भी सिटी बसेस हो गए या फिर कोई भी व्हीकल्स हो गए, ये बिना इलेक्ट्रिफाइड आपका यहां पे अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपको सजेशंस के द्वारा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, ये भी बोला जा रहा है सजेशंस में कि आने वाले साल 2024 में जितने भी व्हीकल्स का यहां पे जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपको पता है कि व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता ही होता है, तो 2024 के बाद से जितने भी व्हीकल्स होगी वो इलेक्ट्रिफाइड होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। और यहां पे बोला जा रहा है कि कार्गो मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ रेलवेज का और गैस पावर ट्रक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में रेलवेज भी आपका फुली इलेक्ट्रिफाइड होने वाला है 2-3 सालों में। अब मैं आपके लिए एक सवाल यहां पे छोड़ के जा रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने रेलवे लाइंस को फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है। मुझे भी तो पता चले आप यहां पे कितने पानी में हो। चलो अब यहां पे बात करते हैं अन्य सजेशंस की। बोला जा रहा है कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस बसेज है जो बहुत ही आपका यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जैसे इंदौर से आने भोपाल जाना है, भोपाल से मुंबई जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है, आपने वॉल्वो बस के बारे में नाम सुना होगा। इन बसेस का भी इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, बट ये काम इतना भी आसान नहीं है। तो यहां पे इस चीज को यहां पे मद्देनजर रखते हुए पैनल ने बोला है कि आने वाले 10-15 साल में हम इसका ट्रांजिशन करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिफाइड करेंगे। तो तब तक तो आपको एक किस्म से गैस के इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात की जा रही है कि भारत का जो एम है एनर्जी मिक्सिंग में गैस का जो लेवल है, जिसका जो शेयर है, इसको बढ़ाने का, इसकी रिगार्डिंग में इसके भी रिगार्डिंग में इन्होंने सजेशन दिया है। इन्होंने बोला है कि अभी जो करंट में जो 6.2% हमारा जो गैस का शेयर है एनर्जी मिक्सिंग में, इसको बढ़ा के हमें 2030 तक 15% करना है। तो ये अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं और कई सजेशंस में, और यहां पे स्टोरेज कैपेसिटी के रिगार्डिंग में सजेशंस दिया गया है। बोला यह जा रहा है कि भारत में कई सारे अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज हमें बढ़ाने चाहिए,
और हमें आने वाले टाइम में 2 महीने एडवांस में ही हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। आपको पता है हम यहाँ पे कई सारे कंट्री से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करते, सऊदी अरेबिया से करते, डिफरेंट कंट्री से करते, तो हमें यहाँ पे स्टोरेज जो हमारा जो कैपेसिटी है हमें इसको बढ़ाना है, अंडरग्राउंड लेवल्स बढ़ाने हैं और 2 महीने एडवांस में काम करना है। देखो आपका भंडार हमेशा पहले से एडवांस में हमेशा आपका फुलफिल्ड रहना चाहिए और यहाँ पे उसी की जानकारी दी जा रही है और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट लगभग 9.78% आपका यहां पे बढ़ सकता है बिटवीन 2020 से लेके 2050 तक। तो यहां पे कई सारे गैस स्टोरेज आपको प्राप्त होंगे, ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये जितने भी जो आने वाले टाइम में आपको जो गैस स्टोरेज देखने को मिलेंगे अंडरग्राउंड लेवल पे, ये आपका डिप्लीटेड ऑयल हो गया, गैस फील्ड्स हो गए, सॉल्ट काम्स हो गए, एक्विफायर्स के द्वारा ही देखने को मिलते हैं, इसी के द्वारा बिल्ड होते हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो और बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे फॉरेन गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज का भी मदद ले सकते हैं इन सारे स्टोरेज को बनाने के लिए, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते अगले यहाँ पे हाउस होल्ड के रिगार्डिंग सजेशन दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 2030 तक जितना हो सके हाउस होल्ड में हमें 25%, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, लगभग 25% ऑफ जो हाउस होल्ड्स है इनको यहां पे कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि आपको अगर पोल्यूशन फ्री कंट्री चाहिए है तो हमें एलपीजी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, प्योर फॉर्म में नहीं करना चाहिए। और यहां पे इवन ये भी रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों कि यहां पे एलपीजी के साथ हमें हाइड्रोजन हो गया, कंप्रेस बायोगैस हो गया, हमें एलपीजी के साथ जरूर मिक्स करना चाहिए अगर हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। प्योर फॉर्म में आपको दिक्कत होती है एलपीजी में, जो पता हमारे गैसेज होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है, हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, बट जितना हो सके हमें रोकना चाहिए। और हमें जैसे जो इलेक्ट्रिफाइड हमारे जो डिवाइस होते हैं, इंडक्शन वगैरह हो गया, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इसका इस्तेमाल करें। चलो और बात करते हैं सजेशंस की। यहां पे एक सवाल जरूर उठता है, हमने शुरुआत में देखा कि ये 4 व्हीलर आपकी जो पावर्ड व्हीकल्स है डीजल की, उसकी बात की जा रही है, बट व्हाट अबाउट द 2 व्हीलर्स एंड द 3 व्हीलर व्हीकल्स? क्या इसमें भी कुछ हमें अपडेट देखने को मिलेगा? तो पैनल ने यह सजेशन दिया है इन 2 या फिर 3 व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं कि जो मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, 3 व्हीलर्स है, इसमें जितना हो सके 2035 तक इंटरनल कंबशन इंजन्स को यहां पे हमें गैसों से छोड़ना पड़ेगा। आईसी इंजन्स होते, कंबशन इंजन्स होते, इसके अलावा हमें क्या करना, हमें इन्हें भी इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स बनाना पड़ेगा। आप यहां पे देख सकते हो जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं, जो आईवी व्हीकल्स, जो हमारे इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स होते हैं, इसका इस्तेमाल हमें 2 व्हीलर में भी और 3 व्हीलर में भी करना चाहिए। तो ये टारगेट बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं और कई सारे सजेशंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही है। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर भारत में इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स का अगर यहां पे हमें बूस्ट चाहिए है, बहुत बड़े लेवल में अगर यहां पे अपडेट चाहिए, तो यहां पे बोला जा रहा है एक फेम, अगर आपको याद होगा दोस्तों, फेम स्कीम 2015 में आई थी, इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ये स्कीम, ठीक है, ये फेम स्कीम 2015 में आया था। इसका मकसद यह था कि भारत में जितना हो सके हमें यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहां पे इसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना है और यहां पे इसका जो सेंटर्स है इसके लेवल बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन की बात की जा रही है। बट ये देखा जाए रिसेंटली कुछ खास उतना अच्छे लेवल में आपका यहां पे नहीं चल रहा था और यहां पे हाल ही में 31 मार्च 2024 को यहां पे फैसला लिया गया था कि इस फेम स्कीम को हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पे डिसकंटिन्यू कर देंगे। बट यहां पे सजेशन ये दिया जा रहा है कि ऐसा ना करें, फेम स्कीम आपका यहां पे सही है और जितना हो सके जो सब्सिडी फेम स्कीम में दिया जा रहा था ईवी व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए, इसको वैसे ही कंटिन्यू किया जाए। तो ये सजेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत में डिफरेंट सेक्टर में आपको डीजल आपको कंजम्पशन किस प्रकार का देखने को मिलता है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि डीजल लगभग पूरे फ्यूल कंजम्पशन में अगर देखा जाए लगभग 2/5 या फिर 40% आपका यहां पे डीजल होल्ड करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अकेले यहां पे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के यहां पे एग्जांपल लूं तो लगभग 80% आपका यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो डीजल पे काम करता है। बहुत ही बड़ी बात है, मतलब अभी भी हम यहां पे इस पे डिपेंडेबल है। और यहां पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप डिफरेंट यहां पे देख भी सकते हो, ट्रक्स में लगभग 55.4%, बसेस में 5.9% और यहां पे टैक्सीज में, प्राइवेट में अलग परसेंट में डीजल का कंजम्पशन होता है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये इतने सारे सजेशन से अच्छे फेवर में दिए जा रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली यहां पे अप्रोच रखा जा रहा है, बट क्या ये सही में प्रैक्टिकल है? ये सारे जो आपके प्रपोजल्स है क्या ये सही में ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे या नहीं करेंगे? आइए डिस्कस करते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि लगभग भारत में
87% से भी ज्यादा डीजल फ्यूल का सेल्स होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे मैंने आपको बताया इवन मोर देन 80% होता है। तो यहां पे जैसे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, जो लगभग आपका यहां पे 68% आपका यहां पे कार्गो का मूवमेंट करते हैं, पूरा डिपेंडेबल हमारा यहां पे इकोनॉमी इन पे। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आना डीजल से यहां पे ग्रीन एनर्जी की तरफ, ईवी व्हीकल्स में जाना थोड़ा टाइम लगेगा और यहां पे लोग अडेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे बहुत ही मुश्किल होने वाला है। चलो बट कोई बात नहीं, चैलेंज तो हमेशा आपका आसान होता भी नहीं है। और यहां पे बात की जा रही है जो कि सबसे बड़ा कंसर्निंग है भी, जितने भी हमारे कार मेकर्स है डीजल कंपनीज के, आपको पता ही होगा जो कार्स वगैरह बनाते हैं, उन्होंने हाल ही में, आपको पता होगा भारत सरकार ने जो एमिशन नॉर्म्स होते हैं BS4 से लेके BS6 आपका रखा था, जिसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, इस मॉडल को अपनाया था। अब इसी में जितनी भी हमारे कार मेकिंग कंपनीज है, BS6 को पाने के लिए, वैसा मॉडल कार्स बनाने के लिए यहां पे बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके, बहुत खर्चा पानी कंपनीज के द्वारा हुआ है। अब यहां पे ऐसा सॉल्यूशंस अगर आने वाले हैं और यहां पे अगर ऐसा होगा तो इनका बहुत ही खर्चा पानी बढ़ेगा, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट आपका यहां पे होगा ही होगा। तो क्या कंपनी इसको बेयर करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहां पे अगर देखा जाए शॉर्ट डिस्टेंस में आपका CNG का इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम टनेज कैरिंग कैपेसिटी इसकी होती है, ठीक है। तो क्या EV व्हीकल्स इसका यहां पे एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी जो बात है कि क्या लोग अभी भी इकोनॉमी में ही जाते हैं? भाई हमारी जो जनता है उनको तो यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे जो जितना एफिशिएंट चीजें होती है उससे मतलब होता है। तो आपको पता है जो डीजल होता है वो नॉर्मली थोड़ा सस्ता होता है, और इसको यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हुए भारत सरकार ने इसका प्राइस में थोड़ा आपका फ्लक्चुएशन भी किया था पेट्रोल के साथ, थोड़ा मैच करने के लिए कि यहाँ पे डीजल जितना हो सके यहाँ पे कम इस्तेमाल हो। बट फिर भी हायर फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे डीजल इंजन में देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होगी कि आपका जो जनता है, हमारी प्यारी जनता है, क्या इसको अडेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी एनवायरमेंट फ्रेंडली यहां पे व्हीकल्स को अपनाने में। तो गाइस आई होप आपको ये सारे चीजें, ये जो मुद्दे थे आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। इस कमेटी के द्वारा जो भी सजेशंस थे हमें जानना बहुत ही जरूरी है एज एन एस्पिरेंट, और यहां पे इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है या फिर ये प्रैक्टिकल है या नहीं, ये भी हमने जानना अच्छे से शुरू कर लिया है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको यहां पे SSB इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो SSB क्रैक एग्जाम्स हमेशा आपके लिए इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते ही लाता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको यहां पे SSB क्रैक एग्जाम्स में जितने भी हमारे यहां पे कोर्सेज है, NDA का, FCAT का, CDS का, आप इसको बहुत ही अच्छे से अवेल कर सकते हो, और आपको यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस भी दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो डोंट फॉरगेट, आपको यहां पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर वॉरियर हो तो भैया कोड 10 लगाओ, ये सॉरी वॉरियर 10 कोड लगाओ और यहां पे 10% का डिस्काउंट पाओ हमारे कई सारे कोर्सेज में। तो गाइस मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।